1977 के चुनाव में जब अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त अप्पा घटाते ने उनसे पूछा क्या आप मोरारजी देसाई के नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे, वाजपेयी ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया था, क्यों मैं अपने नाम पर वोट नहीं मांग सकता। उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि जनता पार्टी में जेपी के बाद उनको सुनने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते थे। 7 फरवरी 1977 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के नेताओं की सफेद एम्बेसडर कारें धीरे धीरे आकर रुकी। वह ज्यादातर बूढ़े लोग थे जो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मंच पर पहुंचे। एक के बाद एक हर नेता जेल में उनके साथ हुई ज्यादतियों के बारे में वहां मौजूद लोगों को बताया। उनके बोरिंग भाषणों के बावजूद लोग वहां जमे रहे। करीब 9:30 बजे के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी की बारी आई। उनको देखते ही सारी भीड़ खड़े होकर ताली बजाने लगी। वाजपेयी ने धीमी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ उठाकर उनसे चुप हो जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बेख्याली के अंदाज में एक मिसरा पढ़ा, बड़ी मुद्दत के मिले हैं दीवाने। इसके बाद उन्होंने अपने चिर परिचित मुद्रा ली, भीड़ पागल हो गई। फिर उन्होंने भीड़ को शांत होने का इशारा करते हुए मिसरा पूरा किया, कहने सुनने को बहुत है, इस पर तालियां और शोर से बजे। उन्होंने फिर आंखें बंद की और मिसरे की अंतिम लाइन पढ़ी, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। भीड़ तब तक भीड़ से आपे से बाहर हो चुकी थी। वहां से 8 किलोमीटर दूर अपने एक सफदरजंग रोड देवास पर बैठी इंदिरा गांधी को अंदाजा ही नहीं था कि वाजपेयी उनकी हार की बुनियाद रख चुके थे। सन 1966 में जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहकर उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी ने इस छवि से छुटकारा पा लिया और वह विपक्ष के हमलों का जवाब उन्हीं के अंदाज में देने लगी। इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियों ने जनसंघ के खेमे में मतभेद पैदा कर दिए। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक और जनसंघ के राज्यसभा सांसद दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराज मधोक ने उसका ये कहते हुए विरोध किया कि उनकी पार्टी के 1967 के चुनाव घोषणा पत्र में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया गया है। वाजपेयी ने संसद में पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जनविरोधी कहते हुए उसकी आलोचना की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें इस काम के लोकप्रिय होने का अंदाजा हो गया था। उत्तरी भारत में जनसंघ के समर्थक व्यापारी वर्ग को भी महसूस हुआ कि बैंकों की ऋण नीतियों में बदलाव से उनको भी फायदा ही होगा। जनसंघ के अखबार ऑर्गेनाइजर ने अपने 23 अगस्त 1969 के अंत में लिखा, वाजपेयी का मानना था कि इंदिरा गांधी का बैंक राष्ट्रीयकरण का फैसला कटाए आर्थिक न होकर पूरी तरह से राजनीतिक था। वह एक तरह से सत्ता में बने रहने का उनका हथियार था। वाजपेयी ने हवा के खिलाफ जाने को बुद्धिमानी नहीं समझा। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के बीच पहला शोडाउन पूर्व राजाओं को दिए जाने वाले प्रिवीपस के मुद्दे पर हुआ। 1 सितंबर 1969 को लोकसभा ने 2/3 बहुमत से राजाओं के प्रिवीपस न दिए जाने का बिल पास किया, लेकिन 3 दिन बाद ये बिल सभा में मात्र 1 वोट से गिर गया। लेकिन इंदिरा गांधी इस पर चुप नहीं बैठी। उन्होंने 5 सितंबर को एक अध्यादेश जारी कर राजाओं का प्रिवीपस समाप्त कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इससे संसद और संविधान के अपमान की संज्ञा दी। प्रिवीपस का विरोध करने की एक कारण ये भी थी कि जनसंघ की बड़ी नेता विजयराजे सिंधिया का प्रिवीपस बंद किया जा रहा था। ये जानते हुए भी कि प्रिवीपस के मुद्दे पर इंदिरा गांधी को जन समर्थन हासिल है, वाजपेयी ने उसका विरोध क्यों किया। जनसंघ की सबसे बड़ी पार्टी की फंडिंग तो राजा महाराजा ही ज्यादा करते थे। उसमें पॉलिटिकल हैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक और इसके अलावा 1971 के चुनाव प्रचार में वाजपेयी ने इंदिरा गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ भी पवित्र है उसकी दुश्मन है। जब उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए उनके उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने पार्टी ही तोड़ दी। जब संसद ने प्रिवीपस समाप्त करने के बिल को पास नहीं किया तो उन्होंने राष्ट्रपति अध्यादेश का सहारा लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को अवैध करार दिया तो उन्होंने लोकसभा भंग कर दी। अगर लेडी डिक्टेटर का बस चले तो वह शायद सुप्रीम कोर्ट को भी भंग कर देंगी। चुनाव प्रचार के ही दौरान जब वाजपेयी दिल्ली के बोट क्लब में सरकारी कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे, एक पीले रंग के 2 सीटों वाले विमान ने ऊपर से चुनाव प्रचार संबंधी पर्चे गिराने शुरू कर दिए। ये प्रधानमंत्री के बेटे राजीव गांधी की योजना थी। पहले तो वाजपेयी ने इसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, ये पर्चे हवा में उड़ने दीजिए, मैं तो आपके वोट जमा करने आया हूं। लेकिन जब विमान ने वहां से हटने का नाम नहीं लिया और उसने वहां कुल 30 चक्कर लगाए तो वाजपेयी ने इसे प्रजातंत्र की तौहीन बताया। उन्होंने पर्चे बरसाने वाले जहाज की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या यही प्रजातंत्र है। सन 1971 के चुनाव परिणाम के बारे में वाजपेयी का आकलन बिल्कुल गलत निकला। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी सम्मानजनक हार होगी, लेकिन उन्हें इस बात से बहुत धक्का लगा कि महागठबंधन को मात्र 49 सीटें मिली और जनसंघ की सीटों की संख्या 35 से घटकर सिर्फ 22 रह गई और उनमें से भी अधिकतर मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन इलाकों से मिली जहां आपको राजाओं की पूछ अभी भी थी। बाकी के हिंदी बोलने वाले इलाकों में पार्टी को मात्र 7 सीटों से संतोष करना पड़ा। नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने तय किया कि
भारत 4 दिसंबर को पाकिस्तान पर हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने से एक दिन पहले भारतीय हवाई ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। अगले 2 हफ्तों तक वाजपेयी ने संसद की कार्यवाही में भाग लेने और दिल्ली में जनसभाओं को संबोधित करने में अपना समय बिताया। इस बीच उनकी तरफ से दिलचस्प वक्तव्य ये भी आया कि इंदिरा जी अब जनसंघ की नीतियों पर चल रही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऐलान भी किया कि युद्ध की मुहिम में उनकी पार्टी का सरकार को पूरा समर्थन हासिल है। लेकिन समर्थन के साथ साथ उन्होंने इंदिरा के विरोध का भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। संघ परिवार को हमेशा सपना था अखंड भारत का भी चला रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये सपना भी साकार नहीं होने वाला है। ऐसे माहौल में इलेक्टोरल आगे जाके इंदिरा गांधी को ही फायदा होगा, और वह हुआ तो इसलिए 2 बातें थी। उस समय जनसंघ और वाजपेयी ने पर्सनली पूरा साथ दिया सरकार का। आम धारणा यह है कि जिस दिन ढाका में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा के अवतार की संज्ञा दी। जो बात कही जाती है कि उन्होंने पार्लियामेंट में इंदिरा को दुर्गा आ गई। 16 दिसंबर की शाम की जाती है जब इस दिन भारतीय फौज ने ढाका को कैप्चर कर लिया था। तो वह ये भी नहीं, वो अगले दिन पार्लियामेंट में आए और कहने लगे कि हमें यूनिलैटरल सीज़फायर नहीं करना चाहिए, और वह स्पीकर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भी हमें एक और ट्वीट किया जाए इस मुद्दे पर कि हमें नहीं करना है। और इसके बाद ये हुआ कि 17 तारीख को हुआ, उस पर 2 दिन बाद जब जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बैठा, क्योंकि उनको तब तक ये लग गया था कि उसके तुरंत बाद चुनाव होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं 16 राज्यों में। आपको पता है कि भाई आप कितनी अच्छी तरीके से युद्ध जीता है, तो हमारी तो बहुत बुरी तरह पिटाई होने वाली है। तो वाजपेयी सबसे पहले इलेक्शन मोड में आए। वह उन्होंने अपने तरीके से जाकर कैंपेन करना शुरू कर दिया। वह चाह रहे थे थोड़ा ग्रेड हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर बाद में फिर पिटाई भी हो गई। 2 सालों के अंदर ही वाजपेयी को इंदिरा गांधी पर हमला करने के और मौके मिले। जब उनके बेटे संजय गांधी ने मारुति कार फैक्ट्री लगाई, तो वाजपेयी ने उस पर तंज करते हुए कहा कि कंपनी मारुति लिमिटेड नहीं, करप्शन अनलिमिटेड है। जब इंदिरा गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करते हुए एन राय को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया, तो वाजपेयी को इंदिरा पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। वाजपेयी ने कटाक्ष करते हुए कहा, कल ये कहेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख का सामाजिक दर्शन भी सरकार के अनुरूप होना चाहिए। क्या ये नियम सशस्त्र सेनाओं पर भी लागू होगा? कानून जी हुजूरी करने वाले लोगों की मदद से नहीं बन सकता, इसके लिए आज़ाद न्यायपालिका का होना जरूरी है। 1977 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो वाजपेयी ने भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों की तारीफ तो की, लेकिन प्रधानमंत्री को इसका श्रेय नहीं दिया। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत में भारतीय जनसंघ को सबसे अधिक सीटें मिली। भारतीय लोकदल को 55 और सोशलिस्ट पार्टी को क्या सीटें मिली। वाजपेयी ने शुरू में प्रधानमंत्री पद के लिए जगजीवन राम को अपना समर्थन दिया था। वहीं चाहते थे जगजीवन राम को कोसली चाहते थे, क्योंकि जगजीवन राम उनके पर्सनल संबंध अच्छे थे। जो जगजीवन राम दलितों के भारत के सबसे बड़े नेता थे संघ परिवार के द्वारा, और जगजीवन राम को सोशलिस्ट का भी सपोर्ट था, जबकि मोरारजी देसाई को कंजर्वेटिव कांग्रेस से समर्थन मिलता। ये कि चरण सिंह ने अपने हॉस्पिटल बेड से लेटर लिख दिया कि मैं जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनते हुए देखना चाहता हूं, मेरा सपोर्ट मोरारजी देसाई के लिए। और जो उनका ग्रुप था वह काफी पावरफुल ग्रुप था, उसको 55 सीट आए थे लोकसभा चुनाव में, जो कि जनता दल के बाद सबसे बड़ा एक ब्लॉक सीटों का, तो उसको काफी वे दिया गया। तो एक ये, तो दूसरा पता फोन कर उनकी जो सीमित थी जदयू तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें फर्क था वह ये था कि उन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट किया। चरण सिंह के रहते वाजपेयी को जनता सरकार में गृह मंत्रालय मिलने का सवाल नहीं था। मोरारजी देसाई ने उनके सामने रक्षा या विदेश मंत्रालय में से एक विभाग को चुनने के लिए वाजपेयी को विदेश मंत्रालय चुनने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा। चुनाव के बाद रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को निशाना बनाते हुए वो मशहूर वाक्य बोला, जो लोग अपने को भारत का पर्यायवाची कहते थे उन्हें जनता ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। यह अलग बात है कि इंदिरा गांधी ने वाजपेयी को गलत साबित किया, और 3 साल बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी की वाजपेयी जी की भी बारी आई, और उन्होंने 1996 और फिर 1998 और 1999 में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी सरकार पहली गैर कांग्रेस सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था।